तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार्ट टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 416 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग कैसे माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शंस को चक्कर लगाना शुरू कर दिया होता, उसका घूमना शुरू कर दिया होता। फाइनली लू फेंग सेकेंड लेवल को चैलेंज करने के लिए भी जाता है और सेकेंड चैलेंज में होता है 9 हेडेड सर्पेंट। अब 9 हेडेड सर्पेंट की पावर्स जनरली अपने एंसेस्टर्स जो होता है सर्पेंट क्लैन वाला उसी के जैसे ही होती हैं। सिमिलर पावर्स होती, बस बहुत ज़्यादा एडवांस होती है, जिसके साथ वो 9 हेडेड सर्पेंट अपने आप को पूरी तरीके से बड़े साइज में कर लिया होता है, पूरे के पूरे माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शंस को घेर चुका होता है और उसका 9 सर अपने लू फेंग को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। लू फेंग भी उस बड़े से क्रिएचर्स को देखकर हैरान हो जाता है और कहता कि ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्रिएचर है। लेकिन साइज बड़ा होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में साइज के बड़े होने से कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के रूप में इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवन एंसेस्टर अपने बॉडी को एक पूरे के पूरे वर्ल्ड क्लस्टर जितनी बड़ी कर सकता है, जो कि वर्ल्ड क्लस्टर बहुत बड़ी स्पेस होती है जिसको ट्रैवल करने में भी लॉर्ड्स को काफ़ी टाइम लग जाती है। लेकिन जब इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवन एंसेस्टर ऐसा करता है ना, तो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर्स कम हो जाती है, वो उसमें लैक करना शुरू कर देता है और उसके पास भी लिमिटेड एनर्जी रिजर्व्स होती हैं, जिसकी वजह से सारे लॉर्ड या फिर हिनवन एंसेस्टर्स अपने ऑप्टिमल कॉम्बैट फॉर्म में ही रहा करते हैं, ताकि वो अपने साइज को ज़्यादा बढ़ा करके अपने डिस्ट्रक्टिव पावर्स को या उसको कम ना होने दे। और इसी वजह से वो अपने मेन फोकस बॉडी पे रखते हैं कि वो ज़्यादा बड़ा और छोटा भी ना हो। इसके साथ लू फेंग ये भी सेंस करता कि कैसे ये जो हिनवन एंसेस्टर, ये जो सेकेंड लेवल का जो बीस्ट है 9 हेडेड बीस्ट, वो अपने इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवन एंसेस्टर से भी काफ़ी स्ट्रॉन्गर है और उसकी एनर्जी रिजर्व भी इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवन एंसेस्टर से काफ़ी ज़्यादा होती है। और तभी यहाँ पे लू फेंग स्पेकुलेशंस कर रहा था कि तभी जोर का धमाका होता है और बिना किसी वार्निंग पे लू फेंग के ऊपर एक पूरी की पूरी वर्ल्ड को ही धी मार दिया जाता है, उस पर स्लैम कर दिया जाता है। और ये टेरिफाइंग पावर इतनी ज़्यादा होती है कि लू फेंग लुढ़कता हुआ पीछे जाकर गिरता है। लू फेंग फाइनली खुद को संभालता है और खड़ा होता है, लेकिन इतने भयंकर अटैक के बावजूद लू फेंग को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर प्रोटेक्टिव एनर्जी लेयर्स होती है और साथ में उसके ऊपर तो ब्लड कलर ड्रॉप भी लगे हुए होते हैं जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। और लू फेंग ये देखते हुए सोचता है कि इसकी पावर्स तो बहुत ज़्यादा इमेंस हैं, ये अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट है जबकि मैंने किसी को फेस किया है। लू फेंग ने अभी तक सांजो, लॉर्ड जिंगबैंग इन सबको फेस नहीं किया है, तो लू फेंग इसको देखकर कहता कि ये उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है जिसको कि मैं अभी तक फेस किया है। और यहाँ पे लू फेंग रियलाइज करता है कि इसकी पावर्स सच में काफ़ी काबिल तारीफ है। अब लू फेंग यहाँ भी सोच रहा था कि तभी वहाँ पे फिर से बैंग बैंग होता है, धमाके होने लगते हैं। लू फेंग यहाँ पे रोक भी नहीं पाता, वो बंदा आकर लू फेंग पे फिर से अटैक कर देता है। यहाँ पर एक बार नहीं बल्कि बार बार किए जा रहा होता है, वो अपने पूंछ से ही लू फेंग पे अटैक कर रहा होता है। और कह सकते हो कि जो अभी लू फेंग पे अटैक आ रही थी वो एक 20 से 30 ऑर्डिनरी हिनवन एंसेस्टर्स के कंबाइंड पावर जितनी होती है, और लू फेंग हर बार उतनी ही अटैक्स को सह रहा था। लू फेंग लुढ़कता हुआ पीछे जा रहा होता है, बैंग 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 मतलब गाने ही बजने शुरू हो जाते। लू फेंग पे बार बार लगातार अटैक होने लगता है। लू फेंग को जरा सा भी मौका नहीं मिलता। उस 9 हेडेड सर्पेंट बीस्ट के सामने तो अपना लू फेंग एक चींटी के जैसा लग रहा होता है। इसी वजह से लू फेंग पे वो लगातार अटैक कर रहा होता है और लू फेंग पे बार बार लगने लगता है। और यहाँ पर तो लू फेंग के पास चांस भी नहीं होता कि वो डिफेंड भी कर सके या फिर उसको रोक के उसके ऊपर काउंटर अटैक कर सके। लेकिन इतने भयंकर अटैक होने के बावजूद लू फेंग की डिफेंस काफ़ी ज़्यादा फॉर्मिडेबल होती है। उसके ऊपर प्रोटेक्टिव एनर्जी लेयर्स लगी हुई होती है और साथ में ब्लड कलर ड्रॉप भी मौजूद थी, जो कि 9 हेडेड सर्पेंट की टेरिफाइंग पावर्स को काफ़ी कम कर दे रही होती है। और लू फेंग के ऊपर जरा सा भी हार्म नहीं होता है, हो रहा था, लेकिन वो प्रोटेक्टिव सील उसको बहुत ही जल्दी बचा रहे होते और हील भी कर रहे होते, तो लू फेंग को ना के बराबर डैमेज हो रहा होता है। अब लू फेंग सोचते हुए कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लू फेंग बिना किसी रुके ही उसको अपने ऊपर मार खाने देता कि चलो पहले मैं इसकी पावर्स को देखता हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग की जो करेंट स्ट्रेंथ थी, तो उसके हिसाब से पूरे के पूरे एंटायर इन्फिनिटी इन स्पेस में एक ऐसे वर्दी ओपोनेंट की तलाश करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पर लू फेंग के पास 7 वेनरेबल स्कल्पचर्स मौजूद थे, जिनमें से लू फेंग ने एक को हरा दिया है, एक से भी फाइट कर रहा था जो कि
सर्प इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन चेस्टर से काफ़ी गुना ज़्यादा ताकतवर था, तो लूफिंग यहाँ पर आया था ताकि वो इसकी पावर्स को देख सके। और इसलिए लूफिंग फिलहाल में 9 हेडेड सर्पेंट से फाइट करते वो सारे मूवमेंट को एंजॉय करना चाहता था, इसलिए लूफिंग वहाँ पे इतनी पावरफुल अटैक नहीं करता, वो ऑफेंसिव पावर्स का यूज़ नहीं करता, बल्कि वो पहले उसके पावर्स को देखना शुरू करता है। अब यहाँ पे लूफिंग के पास टाइम की कमी नहीं थी, इसलिए लूफिंग ये डिसाइड करता है कि चलो मैं ज़्यादा टाइम को इस पर व्यस्त करूँगा, जिसके साथ लूफिंग उसके फुल पावर्स को अनलीज करने का वेट करने लगता है। वहाँ पर लूफिंग के ऊपर 10-20 बार नहीं हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइक्स लगते हैं, लेकिन लूफिंग पे एक जरा सा भी खरोच नहीं निकलता। लेकिन तभी लूफिंग को ये एहसास होता है कि उसके जो चारों तरफ की स्पेस है वो सडनली बदलना शुरू हो चुकी है। वो खुद को इन्फिनाइट 9 हेडेड सर्पेंट की बॉडी के अंदर ट्रैप पाता है और यहाँ पर उसकी बॉडी श्रिंक होना शुरू हो जाती है, मतलब कि उसने अपने आप को लूफिंग को पेट के अंदर ही न जाने कैसे ले आया था। मतलब उसकी बॉडी इतनी बड़ी थी, लूफिंग चींटी के जैसा था, तो उसने कोई ट्रिक लगा के लूफिंग को अपने पेट के अंदर खींच दिया होता, जिसकी वजह से लूफिंग अभी उसके पेट के अंदर आ चुका था और वो अपने साइज को भी छोटा करना शुरू कर देता ताकि वो अपने लूफिंग को उसके अंदर ही स्पेस इन टाइम्स और सारे प्रेशर से उसको क्रश करके मार सके। इसके साथ लूफिंग सोचते हुए कहता है कि 9 हेडेड सर्पेंट्स के मेथड्स तो इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन के बंदे को जैसे ही हैं, ये तो परफेक्टली उनके जैसे ही हैं। मतलब कि मैंने पहले ही कहा कि इसकी पावर्स इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन के अल्टीमेट फॉर्म के जैसे ही हैं और ये बहुत ही पावरफुल होता है। यहाँ पे लूफिंग ने वॉर के दौरान कई सारे ह्यूमन एंसेस्टर जो कि इन्फिनाइट सर्पेंट से थे उनका इनकाउंटर किया था और लूफिंग उन सब के बारे में अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग भी जान रखा था कि आखिरकार वो किस तरह के पावर्स को होल्ड करते हैं। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट से लूफिंग को उन सब के बारे में और भी पता था और उससे एक और चीज़ पता चला था कि कैसे इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन के पास अपनी एक यूनिक एबिलिटी होती है कि वो अपने पावर्स को एक साथ मर्ज कर लेते हैं। इंस्टेंस के हिसाब से 3 वर्ल्ड क्लास इन्फिनाइट सर्पेंट्स को देख लो, वो सिंगल 3 हेडेड सर्पेंट्स में अपने आप को फ्यूज कर सकते हैं। मतलब 3 वर्ल्ड क्लास मिलकर तीनों एक दूसरे में फ्यूज होकर एक बॉडी बना देंगे, लेकिन उसमें उनके 3 सर मौजूद होंगे। वैसे ही हाई लेवल लाइफ फॉर्म्स की देखें तो उनकी नंबर्स भी कुछ ऐसे ही होती है, वो भी ऐसे ही कर सकता है। उन्होंने भी अपने 9 बेस्ट को मिलाकर 9 हेड क्लैन बना सकता है जो कि उनकी क्लैन की अल्टीमेट फ्यूजन टेक्निक होती है। और यहाँ पर लूफिंग कहता है कि ये जो सामने मेरे खड़ा है ये भी 9 हेडेड सर्पेंट ही है, जो कि एक सीक्रेट पैटर्न से ही बनी हुई है, जो कि इन्फिनाइट एंसेस्टर से भी काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस है। उसमें फ्लॉ हो सकते हैं, उसमें कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन इस सामने वाले बंदे में कोई भी कमियां मौजूद है ही नहीं। इसकी ऑरा तो इन्फिनाइट सर्पेंट एंसेस्टर्स को भी सरपास कर चुकी। लूफिंग ये गेस करते हुए कहता है कि ये जरूर इन्फिनाइट सर्पेंट एंसेस्टर्स की मोर परफेक्ट वर्जन है जो कि अल्टीमेट ह्यूमन सर्पेंट से आती है। लूफिंग को ये भी रियलाइज होता है कि जो 7 स्कल्पचर्स जो माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शंस में मौजूद हैं उनकी खुद की कोई ना कोई ऑरिजिन मौजूद है और वो वहाँ पे गेस करने लगता कि क्या ये सभी एक स्कल्पचर्स किसी प्रोटोटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। जिसके साथ लूफिंग का ध्यान बाकी सब पे भी जाता है, जहाँ पर लूफिंग जब 3rd स्कल्पचर्स को देखता है तो वो किसी हर्मिट को रिजेंबल कर रहे होते हैं। हर्मिट भी एक पक्षी है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में एक एंशिएंट बीइंग की जैसा माना जाता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था, ये हर्मिट उसी के बारे में साथ कह रहा होगा। और जो 4th स्कल्पचर होता है वो 125 स्मॉलर क्यूब्स के बने हुए बीइंग होते हैं जो कि मोगजू की जैसी ही देख रहे होते हैं। मतलब इसकी भी सिमिलैरिटी मोगजू से काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन उसकी पावर्स काफ़ी टेरिफाइंग थी। यहाँ पे 5th स्कल्पचर्स की बात करें तो ये ब्लैक स्टार्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है और कुछ ह्यूमन एंसेस्टर्स भी स्टार्स के फॉर्म्स में बने हुए होते हैं। यहाँ तक कि कुछ मिस्टीरियस लैंड्स खुद स्टार्स के शेप में भी होते हैं। जहाँ पे लूफिंग थॉट करते हुए कहता है कि जो 7 स्कल्पचर्स है वो लगातार बदलती रही है, मतलब वो लगातार बदलते जा रही हैं, क्योंकि 7 स्कल्पचर्स उन सारे केओस डिस्ट्रक्शन रियल्म के कंट्रोल करने वाले बीइंग से रिजेंबल करती हैं एक्सेप्ट फॉर द चैलेंजर। मतलब यहाँ पे लूफिंग को छोड़कर बाकी सारे जिन्होंने कि इस लेवल को ऑक्यूपाई कर रखा है उन सभी को रिजेंबल कर रहे होते हैं। जिसके साथ हमें ये पता चलता है कि जबकि वो जिन ह्यूमन एंसेस्टर्स ने क्या फ्यूजी को हराया था, क्या फ्यूजी नीचे आकर सारे लेवल्स की तबला अदला बदली कर दी थी, लूफिंग ने भी अदला बदला कर दी थी, तो उसी वजह से वहाँ पर जो 7 स्कल्पचर्स होता है तो उसके अंदर के इंटरनल चेंजेस होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि लेयर्स के अंदर भी वो सारे चेंज हुए थे। उन्होंने भी अपने आप को दूसरे लेवल पर ले गया होता। मैं बस ये सोच रहा हूँ, मतलब आप लोग को मैं लास्ट में
बताऊंगा मैं क्या सोच रहा हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग देखता कि इसी वजह से हो सकता है कि 7th लेयर में इतने ज़्यादा चेंजेस आने लगे होते हैं। इसके साथ लू फेंग माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शंस के बारे में और भी समझता था कि कैसे ये किसी बंदे को किलिंग इंटेंट, हेट्रेड, इमोशंस दिखाया करते हैं, जो कि इन्फिनाइट इन स्पेस के इमोशंस में से ही है कि लू फेंग वही कॉल करता कि कैसे उसने माउंटेन को छुआ था तो उससे सारी चीज़ें पता चली थी, उसने सभी को एक्सपीरियंस किया था। और यहाँ पे लू फेंग अपनी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा लिया होता है, जिसके साथ वहाँ पे फिर से फाइट की बारी आती है। लू फेंग अभी भी 9 हेडेड सर्पेंट से फाइट कर रहा था, लेकिन वहाँ पे 9 हेडेड सर्पेंट अपने लू फेंग को घेर लेती, उसको बांध लेती और उसको एक केज वर्ल्ड लाइक में कैद कर लेती, ताकि वो लू फेंग को वहाँ पे कस कर मार सके। कहते हैं ना कि घुट घुट कर मारना, वैसे मारने की बात हो रही है। लेकिन लू फेंग की फिजिक्स इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो उन क्रॉसिंग फोर्स को आराम से वेट स्टैंड कर पा रही होती है। लू फेंग ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि इस बंदे की पावर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये पावर्स बहुत ही क्लमजी हैं, मतलब इसको पावर्स अच्छे से यूज करनी नहीं आती है। लू फेंग ने ये भी देखा कि कैसे फर्स्ट और सेकंड स्कल्पचर्स, उन दोनों के पास टेरिफाइंग पावर्स हैं, लेकिन उनकी कॉम्बैट टेक्निक्स वो क्रूड होती है और डायरेक्ट होती है। वो डायरेक्टली अटैक कर देते हैं, घुस के बाद टेक्निक किसी तरह की यूज़ नहीं करती, बल्कि वो डायरेक्टली घुस ही जाते हैं। इसके साथ यहाँ पे लू फेंग कहता है कि चलो अब कंटिन्यू करने का कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ पे रास्ता तो है, लेकिन अब कंटिन्यू करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। इसके साथ लू फेंग वहाँ पे उस 9 हेडेड के और भी इसको देख लेता है। लू फेंग फाइनली डिसाइड करता कि अब मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा, और इंस्टेंटली लू फेंग अपने ब्लेड को निकालता है और अपने वही ब्लाइंडिंग ब्रिलियंट लाइट से उस पर अटैक कर देता है। वो उसके ऊपर अपने ब्लेड से अटैक करता है और ये अटैक्स इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो हेवेंस एंड अर्थ को 2 हिस्सों में तब्दील कर सकती है। नेचुरली वो उस बड़े से सर्पेंट मैसिव बॉडीज के भी टुकड़े टुकड़े कर देती है। लू फेंग वहाँ पे बिना किसी मर्सी के बहुत सारे स्ट्राइक्स लगा देता है, उसको काट डालता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि वो डजन्स ऑफ पीसेस में बढ़ चुके होते हैं, वहाँ पर ख़त्म हो चुके होते हैं, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी होती है और उसकी बहुत कह सकते हैं कि टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। जिसके साथ यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक ही झटके में 9 हेडेड सर्पेंट खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, वो वॉइड के अंदर चला जाता है। जिसके साथ लू फेंग अपने 10 डायरेक्शन एक्सटेंशन, जो कि वही अपने 10 उंगलियों से यूज़ करता था। यहाँ पे लू फेंग पहले 5 उंगलियों से यूज़ करता था, लेकिन अब 10 से नहीं बल्कि 5 से ही यूज़ करता है, लेकिन वो 10 ब्लेड्स को यूज कर पा रहा होता है। लू फेंग उन्हीं सब को यूज करके मार रहा होता है। यहाँ पे फाइनली लू फेंग उन सारे फिंगर ब्लेड्स को जो कि लू फेंग ने यूज किए थे उन सबसे मारकर वापस अपने फिंगर्स में ही ले लेता है, जिसके साथ ये सभी चीज़ें होने लगती हैं और यहाँ पे फिर से लू फेंग के पास वो सारी चीज़ें वापस आ जाती है और तभी वर्ल्ड के अंदर जो क्रिएचर चला जा चुका था वो फिर से आ जाता है, मतलब कि फिर से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है और वो जो मर चुका था तो वो फिर से स्कल्पचर्स के बीच में तब्दील हो जाती है। और कह सकते हो कि यहाँ पर लू फेंग की पावर्स पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। जब उसने अपने ब्लेड्स को यूज़ किया था तो पहले उसकी पावर्स कम थी, लेकिन इस बार उसकी पावर्स इतनी थी कि वो रास्ते में हर एक चीज़ को तबाह करने की पावर्स रखती है। और ये लू फेंग के 34 मिस्ट्रीज ऑफ डिस्ट्रक्टिव पावर्स को एक्यूमुलेट उसको सीखने की वजह से ही हुई थी, उसको कॉम्प्रीहेंड करने की वजह से हुई थी। और यहाँ पर ये पावर्स काफ़ी ही टेरिफाइंग होती हैं, इसकी वजह से लू फेंग की पावर बढ़ चुकी थी। और हमें ये भी पता चलता है कि लू फेंग के इतने कल्टिवेशंस करने की वजह से लू फेंग अभी अपने एनर्जी रिजर्व्स के 50% पावर्स को यूज़ करने के सक्षम हो चुका है। वो 10 डायरेक्शन ब्लेड फॉर्मेशंस को यूज़ कर पाया, पहले वो 5 डायरेक्शन ब्लेड फॉर्मेशंस को यूज़ कर पाता है। लू फेंग की मास्टरी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लू फेंग अभी नया नवेला लॉर्ड है, लेकिन फिर भी नए नवेले लॉर्ड होने के बावजूद उसकी पावर्स बहुत हद तक सरपास कर चुकी है बाकी सबको। और इस वक्त लू फेंग अपनी ग्रेट ऑरिजिन डिस्ट्रक्शंस को भी अनलीज कर सकता है और यहाँ पे लू फेंग की पावर्स काफ़ी भयंकर हो चुकी है और यहाँ पे लू फेंग की पावर्स को ही दिखाया जा रहा होता है और ऐसे ही बकवास की जाती है। जिसके साथ लू फेंग वहाँ पे देखता है क्या कि लू फेंग ने जो अटैक किया था तो वहाँ पर वो वहाँ के एरिया को ही तबाह कर चुका होता है। उसकी ब्लेड्स वहाँ पे चीरते हुए नेक्स्ट लेवल तक जा चुकी थी, लेकिन वहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे भी अटैक होते हैं। देखो यहाँ पे हुआ क्या कि लू फेंग ने तो ले लिया, लेकिन लू फेंग पहले याद करता है कि कैसे उसके अटैक्स नेक्स्ट लेवल में भी जाती है, 3rd स्कल्पचर्स 4th स्कल्पचर्स पे भी जाती है, लेकिन वो स्कल्पचर्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, यहाँ तक कि 1st स्कल्पचर्स भी इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि लू फेंग के अटैक्स
उसके ऊपर खरोच तक नहीं डालते, वो बड़ी आराम से अपने लू फेंग के फॉर्मेशन ब्लेड्स को सह लेते हैं। मतलब समझ सकते हो कि उन सब की स्टैचू वाली पावर्स बहुत ही टेरिफाइंग होती है। सिर्फ 9 हेडेड सर्पेंट से एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाती है और वो बच नहीं पाया होता, उसके काउंटलेस पीसेस हो चुके होते हैं उस टेरिफाइंग ब्लेड लाइट की वजह से, और यहाँ पे उसकी कोर तक टूट चुकी होती है। और फाइनली वो फिर से अपने आप को डिजॉल्व करता है, अपने आप को ओरिजिनल पोजीशंस के स्ट्रक्चर्स में ही ले आता है। इसके साथ लू फेंग अपने हाथों को एक्सटेंड करता है और अपने ब्लेड्स को वापस ले लेता है। फिर से वही मतलब वही सारी चीज़ें करता है। पहले हमें लू फेंग के टेक्निक के बारे में बताया जाता है, हमें ये भी पता चलता कि इस टेक्निक को यूज़ करने में लू फेंग की ज़्यादा एनर्जी खत्म नहीं हुई होती है। इस टेक्निक को यूज़ करने के बावजूद लू फेंग के भी 80 से 90% पावर्स बची हुई होती है। मतलब कि बहुत ही कम पावर्स होती है, क्योंकि इतने में तो लू फेंग अपने आप को हील भी कर लेगा और लू फेंग अपनी एनर्जी रिजर्व्स को भी गेन कर लेगा। जिसके साथ लू फेंग फाइनली कहता कि मैंने फाइनली सेकंड स्कल्पचर्स को भी हरा डाला। और यहाँ पे कह सकते हो कि लू फेंग के लिए सेकंड स्कल्पचर्स को हराना थोड़ा सा आसान हो चुका था, क्योंकि लू फेंग उसे हेड ऑन हेड क्रॉस कर चुका था। लेकिन लू फेंग एक बात अच्छे से जान चुका था कि अगर यहाँ पे लॉर्ड जिंगमैंग भी होते इसे फाइट करने के लिए, तो वो इसको उतने अच्छे से नहीं हरा पाते जितने अच्छे से कि मैंने इसको हराया है। मतलब हो सकता था कि लॉर्ड जिंगमैंग इसको हरा ही नहीं पाते। यहाँ पे लू फेंग का यही गेस होता है। अल्दो लू फेंग ने देखा था कि 9 हेडेड सर्पेंट की पावर्स काफ़ी ज़्यादा इमेंस हैं, लेकिन उसके टेक्निक क्लमजी होते हैं, लेकिन फिर भी इसकी कंबाइंड पावर्स किसी 20 से 30 ह्यूमन एंसेस्टर्स की पावर्स की जितनी होती हैं। इसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा रेजिलियंट पावरफुल होती है, जिसको कि सिर्फ सांजू ही तोड़ सकती है। यहाँ पे लू फेंग के अलावा मतलब कि हम जानते हैं कि सांजू की पावर्स डिस्ट्रक्शन में काफ़ी भयंकर वाली है, वहीं पे लॉर्ड जिंगमैंग की पावर इतनी भयंकर नहीं कि वो इसके बॉडी को तबाह कर सके। तो इसी हिसाब से लू फेंग ये अंदाज़ा लगाया था कि लॉर्ड जिंगमैंग ऐसा नहीं कर पाएंगे, और बस यहाँ पे वो एक समझता है कि सांजू ही ऐसे कर सकती है। अब यहाँ पे स्मेयर सेकंड स्कल्पचर से लू फेंग को अपने लिमिट पे ले आई थी। मतलब लू फेंग को अपने पावरफुल टेक्निक को यूज़ करने पे मजबूर कर दी, जिसके साथ लू फेंग अपनी थर्ड स्कल्पचर्स भी देखता है, जो कि होता है हर्मिट, और यहाँ पे वो उसकी तरफ भी जाने लगता है। जैसे ही लू फेंग वहाँ पे उसके थोड़े से नज़दीक जाता है, थर्ड स्कल्पचर्स भी एक्टिव हो जाती हैं और ये एक मिस्ट स्कल्पचर जैसा होता है। और तभी दिखाया जाता है कि वो जो फ्रोजन स्टेट में था वो फिर से उठना शुरू कर देता है, उसकी आंखें चारों तरफ देखना शुरू करती है और वो लू फेंग पे फिर से अपनी निगाहें को टिका चुकी होती है। अब लू फेंग भी थर्ड स्कल्पचर्स की तरफ देखता है और यहाँ पे वो उसको सेंस करता है कि कैसे ये अपनी खुद की दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर चुका है। उसे महसूस होता है कि वो खुद को एक अलग ही जगह पा रहा है। वो अपने आप को एक मिस्ट, एक धुंध के अंदर, एक कुहासा होता है ना, उसके अंदर अपने आप को खींचा चला जाता है, उसके अंदर अपने आप को पाता है। लेकिन दिखाया जाता है कि लू फेंग के एक्सप्रेशन बदलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब थर्ड स्कल्पचर्स एक्टिव हुई होती है तो वहाँ पे उस पावर से होती क्या है कि उस मिस्ट के अंदर लू फेंग आ चुका था और लू फेंग को महसूस होता है कि उसको चलने में भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगी है। मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है और लू फेंग इस बात से हैरान हो जाता है कि ये जो मिस्ट है ना, वो किसी डोमेन की तरह काम कर रही है। एक मिस्ट डोमेन है और इसकी डोमेन अपने हिनवान बीस्ट एंचेस्टर के डोमेन से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हमें ये पता चलता है कि पूरे इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के अंदर हिनवान बीस्ट एंचेस्टर्स की ही सबसे पावरफुल डोमेन मानी जाती हैं। लेकिन ये वाइट मिस्ट अपने हिनवान बीस्ट एंचेस्टर्स को भी काफ़ी सरपास कर चुकी होती है और ये थर्ड स्कल्पचर्स अपने लू फेंग के ऊपर बहुत ही हायर प्रेशर वाली डोमेन की सस्पेंशंस लू फेंग पे रिलीज कर रही होती है। और यहाँ पे लू फेंग को हर एक चीज़ अपने आप को मूव करने के लिए या फिर अटैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफोर्ट्स लगाने पड़ रहे होते हैं। उसी के साथ लू फेंग अपने अटैकिंग पावर्स को भी यूज़ करता है और अपने 1.8 बिलियन ऑरिजिन कोर्स को यूज़ करता ताकि वो उसको कट कर सके। वहाँ पे अपने ब्लेड्स को घुमा पर उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि लू फेंग अटैक तो करता है, लेकिन जो बीम्स ऑफ लाइट जो अटैक्स थे लू फेंग के ना, वो बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं मिस्ट के बीच में जो कि वहाँ पे होते हैं और वहाँ पे मिस्ट उसको पूरी तरह से कंज्यूम कर लेती। बस थोड़ा सा दूर ही वो अटैक जाता है, लेकिन वो अटैक्स उस बीस्ट के पास पहुँच जाता है उससे पहले ही वो मिस्ट, वो जो धुंध होता है, उस अटैक्स को अपने अंदर ही निगल लेती है। ऐसा लगा था कि वो मिस्ट अपने लू फेंग के ब्लेड एनर्जी को ही डिसिपेटेट कर दे रही है और बाकी के वो वॉइड के अंदर ख़त्म हो जा रही है। उसकी जो पावर्स बची वो एकदम से इतनी ना
कम थी कि वो उस थर्ड लेवल के बीस्ट को कुछ कर भी नहीं सकता, जिसके साथ वहाँ पे भयंकर वाली तबाही, सुनामी, अर्थक्वेक सब आने लगती है और वहाँ पर लू फेंग व्हाइट मिस्ट के अंदर इन्वेलप किया जाता है। लू फेंग वहाँ पे बार बार अपने अटैक्स को अनलीज करना शुरू करता है, यहाँ तक कि उसने अपने नए नवेले टेक्निक्स को भी यूज़ करना शुरू कर दिया होता है। लेकिन सारे टेक्निक्स उस ब्लेड लाइट्स के अंदर, उस मिस्ट के अंदर धुंधले होके चले जा रहे होते हैं, वो कोई टेक्निक्स काम नहीं कर रहे होते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि यार लू फेंग अपनी 10 डायरेक्शन ब्लेड फॉर्मेशंस को भी यूज़ करता है, लेकिन वो उसको यूज़ कर ही नहीं पा रहा होता है। जैसा ही लू फेंग उसको यूज़ करता है, वो थोड़े दूर जाने के बाद ही तबाह हो जाता है, जिसको देखकर लू फेंग फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं इससे फाइट कर ही नहीं सकता। मतलब लू फेंग के पास कोई रास्ता होता ही नहीं। लू फेंग अपने हर एक टेक्निक को यूज़ कर चुका था, अपनी हर एक पावर्स को यूज़ कर चुका होता है, लेकिन वो देखता क्या है कि उसके ऊपर कोई अटैक्स काम ही नहीं कर रहे होते हैं। वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसकी टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो उसके पास पहुंचेगी तब ना उसको अटैक डैमेज कर पाएगी, और वो वहाँ पे थर्ड स्कल्पचर्स के पास जा ही नहीं रही होती। लू फेंग बार बार कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता, लेकिन वो इनलेस मिस्ट और भी एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। लू फेंग अपनी नंगी आंखों से उन सारे व्हाइट मिस्ट की डेंसिटी को देख पाता कि वो बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। लू फेंग के ऊपर जो बाइंडिंग प्रेशर होते हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे होते हैं, और एक मेयर मोमेंट में लू फेंग यार देखकर हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। वहाँ पर जो चीज़ होता है ना, ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है लू फेंग के लिए, क्योंकि ये बहुत भयंकर वाली बात होती है। लू फेंग वहाँ पे जो पहले मूव करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, वहाँ पे लू फेंग को ये पता चलता है कि वहाँ पर लू फेंग अपने आप को मूव भी नहीं कर पा रहा है। पहले वो अपने ब्लेड को मूव कर पा था, लेकिन धीरे धीरे वो अपने ब्लेड्स को भी मूव नहीं कर पा था, उसमें भी उसको डिफिकल्टी हो रही थी, और वहाँ पे उसके ब्लेड्स को मूव करना भी इम्पॉसिबल बनता जा रहा होता है। वो मिस्ट अभी भी बढ़ती जा रही होती, वो मिस्ट गैस की तरह नहीं बल्कि वो लिक्विड की तरह बन चुकी थी, जो कि लू फेंग को घेरे जा रही होती है, और वो रेंज बढ़ती जा रही होती है। लू फेंग के ऊपर से और प्रेशर लगने लगती है, और लू फेंग इतना ज़्यादा उसमें जकड़ चुका था कि लू फेंग अब मूव भी नहीं कर पा रहा होता है। मतलब लू फेंग उसमें हिल भी नहीं पा रहा होता, पूरी तरह से फ्रोज हो चुका होता है। वो व्हाइट मिस्ट अपने आप लू फेंग को उसको बांध कर रख देता है, जिसको देखकर लू फेंग को रियलाइज होता है कि वो तो अब मूव भी नहीं कर सकता। ये बाइंडिंग फोर्स अभी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि अगर यहाँ पे कोई भी वीकर क्लोन होती तो महज उसके प्रेशर से ही डस्ट में तब्दील हो जाती। लेकिन लू फेंग की फिजिक्स वो एक्सेप्शनली रेजिलियंट थी, जिसकी वजह से लू फेंग अपने आप को बचा कर रखा था। उसके पास तो ब्लड के इंट्रोइटरी की शैडो पावर्स थी, जिसकी वजह से उसको इतनी पावरफुल बॉडी मिली हुई थी। लेकिन यहाँ पर वो इसको रेसिस्ट तो कर पाता था, लेकिन वहाँ पर लू फेंग मूव तक नहीं कर पाता था, जिसके देख कर लू फेंग कहता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचे हुए, क्योंकि वो अब तो मूव भी नहीं कर पाता। उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि सिर्फ थर्ड स्कल्पचर्स ही उसे इस पॉइंट पे पुश कर देगी कि लू फेंग को मूव भी नहीं करने देगी। यहाँ पे लू फेंग किसी ब्लेड टेक्निक को यूज ही नहीं कर सकता, किसी किलिंग मूव्स को यूज ही नहीं कर सकता, वो अपने डायरेक्ट कॉम्बैट्स को यूज ही नहीं कर सकता, जिससे कि वो हर्मिट स्कल्पचर्स को ओवरकम कर सके। और यहाँ पे लू फेंग के दिमाग में एक ही ख्याल आता है, जो कि आप सभी के मन में आया होगा। वो वही टेक्निक को यूज करने का सोचता है जो कि उसने वॉर के फैक्शंस के दौरान किया होता है। इंस्टेंटली लू फेंग की अपनी खुद की बॉडी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो 1.08 बिलियन ऑरिजिन कोर्स के साथ मर्ज होती हैं, और ये ऑरिजिन कोर्स किसी ब्रिलियंट स्टार्स की तरह चमकना शुरू हो जाता है और एरे बना देती हैं, जिसके साथ हमें ये पता चलता है कि लू फेंग ने अपने हाईएस्ट लेवल सेवरिंग पावर को मास्टर कर लिया था। उसने अपने आप को डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शंस में भी काफ़ी अच्छा तक बढ़ा रखा था, जिसकी वजह से उसकी ग्रेट ऑरिजिन डिस्ट्रक्शन जो कि पहले कम थी वो बढ़ चुकी थी, और उसकी सेल्फ डिटोनेशन पावर्स पहले के मुकाबले 20% बढ़ चुकी थी। और तभी वहाँ पे लू फेंग 1.08 बिलियन ऑरिजिन कोर्स की पावर्स को यूज़ करता, बूम, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये धमाका तो समझ ही सकते हो। अब यहाँ पे ये लू फेंग अपने प्योर एनर्जी को यूज़ किया होता है। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जब कोई बंदा किसी एक सर्टेन थ्रेश होल्ड को एक्सचेंज करता है तो वहाँ पर उसके अंदर एक स्पेशल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से वो पूरे स्पेस एंड टाइम एंड मैटर सब चीज़ को तबाह कर देता है। और ये जो एनिलेशन एनर्जी होती है, जिसने कि लू फेंग को सेल्फ डिटोनेशन पावर्स के साथ मर्ज किया था, उसकी वजह से लू फेंग की पावर्स और भी एम्पलीफाई हो जाती, मतलब एक स्पेशल रिएक्शन चेन भी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि लू फेंग यहाँ पे सारे पावर्स को यूज़ कर रहा होता है, जिसके साथ यहाँ पे जो पावर्स थी वो बुम, वहाँ पे लू फेंग को जो रोक कर रखी थी वहाँ पर रोके हुए थी। मतलब मिस्ट के पास भी अपनी खुद की एक जान थी, एक लिक्विड जैसी, और वो भी इस पावर्स को देखकर शॉक में चली जाती है और बैम, बहुत बड़ा धमाका होता है। जो व्हाइट मिस्ट वाटर फ्लो होती जो कि लू फेंग को रोके हुई थी, वो लू फेंग को दबाने की कोशिश करने लगता ताकि वो उस ब्लास्ट से सह सके। लेकिन यहाँ पे एक तरफ तो यार लू फेंग को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लू फेंग अपने
108 बिलियन कोर्स को यूज़ करके तबाह करने की कोशिश कर रहा था, वो उसे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जितना वो कॉन्सेंट्रेट करेगा उतनी भयंकर वाली पावर्स रिलीज होगी और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्पेस के अंदर कैच करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या कि वो एक थोड़े से ही जगह पे इतना चेन रिएक्शन होता है किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह कि वो पूरे के पूरे प्लैंक रेंज के अंदर तबाह कर देता है। ये पावर इतनी भयंकर होती है कि वो सारे स्ट्रेन चीज़ों को तबाह कर देती है और वहाँ पर लूफिंग उसके एनर्जी कोर के ऊपर जाकर अटैक करवाता है। मतलब ब्लास्ट हुआ तो वो उसके एनर्जी कोर्स तक चला जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके से होता क्या है कि वो वाइट मिस्ट वाटर फ्लो एकदम से नथिंगलेस में चला जाता है। बूम, ये शॉकवेव पूरे के पूरे माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन को घेर लेता है। मतलब कि ये शॉकवेव इस थर्ड लेयर के पास ही नहीं बल्कि नेक्स्ट लेवल तक भी चला जाता है, पूरे के पूरे माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन तक चला जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो डिस्ट्रक्शन पूरे के पूरे माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन के बाहर भी चला जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई लेयर लगी हुई थी जिसके हिसाब से वो लेयर के अंदर टकराती है और फिर से अंदर आकर सभी चीज़ों को तबाह करने लगते हैं। लेकिन फाइनली लूफिंग तबाह करने के बाद फिर से अपनी बॉडी को रिफॉर्म करना शुरू करता है और लूफिंग अपने अभी मिस्टीरियस लैंड ब्लड ट्रेन टेरिटरी के पावर्स के कनेक्शंस को यूज करके अपने आप को रीजनरेट करना शुरू करता है। अभी यहाँ पे मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आया कि लूफिन अपने आप को यहाँ पर ब्लड ट्रेन टेरिटरी के मिस्टीरियस पावर्स को कैसे यूज कर पाया जबकि वो किसी और ही स्पेस में आ चुका है। अगर लूफिंग उसकी पावर्स को यूज कर पाया तो मतलब ये भी है कि लूफिंग उसके लोकेशंस के बारे में जानता है कि आखिरकार ये माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन है क्या, या फिर कुछ और चीज़ें हो सकती है कि लूफिंग कहीं भी हो, कैसे भी किसी भी डायमेंशंस में हो, लूफिंग वहाँ पे अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। एक सवाल है कि लूफिंग अगर यूज कर पाया तो लूफिंग को इसकी लोकेशंस पता होनी चाहिए थी ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, जिसके साथ फिर से अपने आप लूफिंग अपनी बॉडीज को क्रिएट करना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही लूफिंग अपने थर्ड स्कल्पचर्स की तरह देखता है तो वो देखता क्या कि थर्ड स्कल्पचर्स वहीं अपने सेम पोजीशंस पे आ जाता है जो कि पहले मौजूद था। और यहाँ पे लूफिंग को पता चलता है कि वो जीत चुका है और यहाँ पे लूफिंग फाइनली जीत ही जाता है। लेकिन लूफिंग को ये एहसास होता है कि जो उसने किया वो बिल्कुल ही काबिल तारीफ नहीं थी, वो अनडिजर्व है, उसको ये डिजर्व होना ही नहीं था। लेकिन लूफिंग यहाँ पे कैसे भी करके ब्लास्ट करके जीत चुका था। तो यार इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आगे का लूफिंग नेक्स्ट लेवल को कैसे चैलेंज करता है, वो क्या करता है, क्या वो अपने जीते हुए रिवॉर्ड्स को यूज करके नया ट्रेजर लेता है या फिर वो वही फ्रूट्स को खाएगा, क्योंकि उन सब के बिना लूफिंग नेक्स्ट लेवल में जाने की सोच भी नहीं सकता है, वो जीत ही नहीं सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।